हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। तो बेटा, जैसे कि हम अपना लगातार सीरीज कंप्लीट करते जा रहे हैं, मेरा पूरा मकसद है कि आपको पास करा के मानूंगा, ठीक है ना। क्योंकि जिद ये पक्की है। आप तो पढ़ नहीं रहे हो, पर मैं आपको पढ़ा के छोड़ूंगा। मेरे लेक्चर्स को केवल सुनना है, याद अपने आप हो जाएगा, ठीक है ना। बड़ी खूबी है इस चीज़ की, ये तारीफ है बेटा जो तुम्हें करनी चाहिए, पर मैं खुद ही कर रहा हूँ, ठीक है। तुम्हारे तो हाथों में दर्द होता है ना कमेंट करने में। चलो कोई नहीं, मैं खुद ही कर लेता हूँ। देखो, अपने आप को खुश करूंगा, मोटिवेट करूंगा, तभी मैं वीडियोस बना पाऊंगा। अननेसरी फिर मैं ऐसे ही बनाता रहूंगा तो मेरे को फायदा कुछ नहीं होगा ना। तुम नहीं कर रहे मोटिवेट, तो मैं खुद अपने आप को मोटिवेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग का टाइम, हम राजस्थानी स्कूल और पहाड़ी स्कूल को निपटा चुके हैं, यानी यूनिट 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 2 देख रहे हैं हम आज हम। यूनिट 2 में हमारा स्टार्ट होता है बंगाल स्कूल, ठीक है। तो बंगाल स्कूल की जो पहली पेंटिंग है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पेंटिंग है बेटा, कई बार एग्जाम में रिपीट हुई है बंगाल पेंटिंग में, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे ये पेंटिंग आ चुकी होगी, जिसमें आपको क्या दिख रहा है बेटा, जिसमें आपको दिख रहा होगा एक ऊंट है, ठीक है ना। अब ऊंट जो है आगे की तरफ से, यानी जो उसका फ्रंट हिस्सा है वो झुका हुआ है और पीछे का हिस्सा इसका उठा हुआ है। तो ये जो आगे का झुका हुआ है, पीछे का हिस्सा उठा हुआ है, ये क्या दर्शाता है कि वो बैठने की कोशिश कर रहा है, या बैठ नहीं पा रहा है, या टांग मुड़ नहीं पा रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें यह है बेटा कि जो आगे का हिस्सा है वो, अब देखिए, इंसान कहते हैं कि शरीर की थकावट और मन की थकावट, दो तरह की थकावट होती है हमारे पास। शरीर की थकावट ये होती है कि भाई काम करके आप शरीर से थक चुके हो, और मन की थकावट ये होती है कि भाई आपके मन में गहरा दुख है, या कोई शोक है, या कोई खुशी की लहर है। कभी कभार खुशी की लहर भी होती है, तो आपको थकावट महसूस नहीं होती। जैसे इस समय मुझे हो रही है, आप लोगों को पढ़ाते समय एक खुशी की लहर है कि भाई मेरे थोड़े से प्रयोग से, मेरे थोड़े से उससे क्या कहते हैं, प्रयास से आप लोगों का पेपर अच्छा चला जाए, और आप मुझे फिर बोले सर यू आर द ग्रेट। कैसे बोलेंगे? सर यू आर द ग्रेट, ठीक है। तो मेरा यही मकसद है और कुछ नहीं। देखो, ठीक है, फ्री सेवा चल रही है बेटा, ये तो बिना खाए पिए। हाँ, तो चलिए तो समझाते हैं। तो जो ऊंट है उसका आगे का हिस्सा झुका हुए का मतलब यह है कि वो शारीरिक रूप से थक चुका है, पर पीछे का हिस्सा, जो दो पीछे की दो टांगे उठी हुई हैं, वो ये दर्शाती है कि ऊंट हिम्मत नहीं हार रहा है। वो कहता है कि स्टिल आई हैव टू गो फर्दर, यानी जो उसकी पीठ में, अब देखो उसके शरीर में यानी उसकी पीठ पे काफी ज्यादा गुड्स लैडन कर रखा है। किसने किसने कर रखा गुड्स लैडन? यस। तो पेंटिंग का नाम है इसका जर्नीज एंड, यानी कि यात्रा की समाप्ति। और जो पेंटिंग बनाई गई है किसने? अबिंद्रनाथ टैगोर। अब यानी अब निंद, अबनिंद नाथ टैगोर, अबिंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। और ये बंगाल स्कूल की है। तो पहले 3 पॉइंट मिल गए, बंगाल स्कूल, जर्नीज एंड, और पेंटर कौन हो गए? अबिंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो इसकी जो मोरल वैल्यू है, मैंने आपको पुराने लेक्चर में भी दिया था, इसके मोरल वैल्यू जो वो भी आती है। तो उसमें क्या लिखोगे? डू नॉट बी इनह्यूमन एंड क्रूअल टुवर्ड द एनिमल्स, यानी कि जो हमारे घर में हमारे जीव जंतु जानवर होते हैं पालतू, उनके साथ हमें क्रूअल नहीं होना चाहिए। उनको हमने बड़े प्यार से, प्रेम से, हर चीज़ उनका समय से करना चाहिए। खाना पीना, नहाना धोना, हर एक चीज़ उनके सही ढंग से हो। और जो हमारे जो मवेशी यानी जो जानवर हमारे काम में आते हैं गुड्स को इधर उधर ले जाने में, उनके साथ हमने भेदभाव नहीं करना चाहिए कि उन पर अननेसेसरी हम बर्डन डालें। जैसा कि इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि पीठ में, यानी ऊंट की पीठ में काफी गुड्स लैडन किया हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा फन करें, जो मैं बोल रहा हूं उसको रिपीट करना, मन में थोड़ा अच्छा लगेगा। जितना ऊंचा ऊंट उतनी ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ उसकी पीठ ऊंची। क्या दोबारा बोलूं? दोबारा सुन लो। जितना ऊंचा ऊंट उतनी ऊंट की पूंछ ऊंची, कुछ उसकी पीठ ऊंची। बोल के देखना, देखते कितने बच्चे। अब कमेंट में बताना कि आपसे हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। मैं वेट करूंगा। चलिए, तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि हमें अपने जानवरों के प्रति क्रूअल और नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इनह्यूमन और क्रूअल नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है लॉयल्टी टू द मास्टर। अब जो ये हमारा ऊंट है यानी जो कैमल है, वो अपने मालिक के प्रति बहुत ज्यादा क्या है? लॉयल। जैसे आप नहीं है अपने पेरेंट्स के प्रति। वो कैसे? अच्छा, मैं बताता हूं। ऐसे कि वो चाहते हैं आप अच्छा पढ़ें, बहुत अच्छा पढ़ें, अच्छे नंबर लाएं, बहुत मेहनत करें, पर आप करते हो मेहनत? वो आप ही को पता होगा, ठीक है ना। सभी नहीं ऐसे, पर मोस्टली ऐसे ही है। तीसरा पॉइंट कहता है, हमें क्या सिखाता है? टीचर्स द नीड दैट मास्टर शुड बी केयरिंग एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डिपेंडेंट वेलबींग, यानी कि मास्टर को अपने जो डिपेंडेंट है, जो मवेशी या जो जानवर या जो पेट्स उनके ऊपर डिपेंड है, उनकी कीपिंग यानी उनका रख रखाव अच्छे ढंग से करना चाहिए। उनके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, उनके साथ गलत भावना नहीं रखनी चाहिए, उनका सही ढंग से इस्तेमाल रखना चाहिए हर चीज का, ठीक है। तो इसको दोबारा देखें। पेंटिंग का नाम जर्नीज एंड, पेंटर है हमारे अबिंद्रनाथ टैगोर। वाटर कलर ऑन पेपर है ये, ठीक है। 1937 में बनाई गई है। पीरियड कौन सा था? मॉडर्न। टेक्निक थी टेम्परा एंड वॉश। और ये कहाँ पाई जाती है? नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। चलिए आगे और देखते हैं, इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं। ऊंट की आधी आंखें, देखो ध्यान से देखना, थोड़ी आंखें खुली हैं, थोड़ी सी बंद है।
तो इसका मतलब क्या, वो आंख मार रहा है? नहीं बेटा, हमेशा नेगेटिव मत सोचा, थोड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखा करो। ऊंट की जो आधी आंखें खुली है, इसका मतलब यह है कि स्टिल आई हैव टू, वो कहावत है ना, अ माइल टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी कि ऊंट कह रहा है कि अभी बहुत दूर चलना है मुझे सोने से पहले। ठीक है, तो ये सारी क्वालिटीज हमें उसके बारे में बताना है, जर्नीज एंड के बारे में। ठीक है, मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि मैं बुकिश लैंग्वेज को नहीं पढ़ा रहा हूं, बुक की लैंग्वेज को आप खुद पढ़ लीजिएगा। मैं ये दिखाना चाह रहा हूं, ये बताना चाह रहा हूं आपको कि जो भी आप लिखेंगे मार्क्स उसमें मिलते हैं। पेंटिंग के एग्जामिनर आपको मार्क्स देंगे, पर वो इसके साथ ऑथेंटिक भी होना चाहिए, इससे रिलेट भी होना चाहिए। जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं ये बहुत रिलेट है और सिंपल भाषा में समझा रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ भी सके। ठीक है, चलिए तो बताइए, एक पेंटिंग हमारी बंगाल स्कूल की कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी पेंटिंग पकड़ते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छी पेंटिंग है, जिसका नाम है शिवा एंड सती। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा शिवा एंड सती। तो स्क्रीन पे ध्यान से देखेंगे तो पेंटिंग, जैसे मैंने कल बताया था, तो पेंटिंग दो ही फॉर्मेट में होती है, या तो वर्टिकल फॉर्मेट में या हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में। तो ये कौन सी फॉर्मेट में है सर? वर्टिकल फॉर्मेट में है। तो महादेव जी की गोद में माँ सीता यानी माँ सती लेटी हुई है और महादेव जी के पीछे देखिए हेलो है। हेलो मतलब जो होता है राउंड सर्कल सा होता है पीछे, ठीक है ना। तो ये डिवाइन पावर के सिर के पीछे हुआ करता है। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। क्या कहता है? पेंटिंग का नाम है शिवा एंड सती, पेंटर है नंदलाल बोस, पीरियड मॉडर्न मीडियम पेपर। ठीक है, और जो इसका जो कलेक्शन है अगेन सेम, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। कौन सी है? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली में। ठीक है, चलिए तो डिस्क्रिप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में ध्यान हमने ये देखना है, थोड़ा इसका बुकिश लैंग्वेज ही ले लेते हैं। तो बुकिश लैंग्वेज हमने क्या बताना है इसमें कि कहता है इन द सेंटर ऑफ द पिक्चर लॉर्ड शिवा एंड सती हैव बीन डिपिक्टेड प्रोमिनेंटली इन अ सैड मूड, यानी कि बिल्कुल सेंटर में शिवा एंड सती को दिखाया गया जो बिल्कुल एक क्या है, सैड मूड में है। शिवा हैज बीन शोन इन सिटिंग पोज, जो शिवा है वो सिटिंग पोज में दिखाए गए हैं। लुक एट द सीताज फेडेड, सॉरी मैं बार बार मेरे माँ सीता का नाम आ रहा है, सतीज फेडेड, मैं दोनों ही माता हैं, ऐसे कोई इशू नहीं है, पर आप सती लिखना, सीता मत लिखना। ठीक है बेटा। लुकिंग एट द सतीज फेडेड फेस हेल्पलेसली एंड स्ट्रेचिंग, मतलब वो माँ सती के चेहरे के जो फेडेड हो चुका है उस पर बड़े हेल्पलेसली देख रहे हैं, असहाय व्यवहार से देख रहे हैं। हिज बोथ आर्म टू सपोर्ट सतीज बॉडी विच इज लाइंग ऑन हिज लेफ्ट नी इन अनकॉन्शियस स्टेट, यानी कि वो दोनों हाथों से माँ सती के बॉडी को संभाल रहे हैं, जो कि क्या हो रखा है, उनकी घुटनों पे लेटी हुई हैं और अनकॉन्शियस है, मतलब उनको कोई चेतना नहीं है, कोई वो नहीं है कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ, कैसा है। ठीक है ना, वो फेडेड हो चुकी हैं। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ें भी बतानी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने क्या पहना हुआ है? नेकलेस, इयररिंग्स, आर्मलेट्स, ब्रेसलेट्स एंड लाइट रेड कलर साड़ी। अब देखिए इमेज में इतना कलरफुल नहीं दिखाई देता है, पर जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मैं किताब से पढ़ के बोल रहा हूँ, मैं खुद नहीं बना रहा हूँ। ठीक है बातें। तो कई बच्चे इस चीज़ का सवाल उठाते हैं कि भाई रेड है, ब्लू है, ऑरेंज है। बेटा कई सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ना ही सिखाओ तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो जो मैं बताता हूँ उसको ध्यान से सुना करें। साड़ी टू कवर सतीश, ठीक है, बॉडी एंड सेंसिटिव ऑर्गन, तो साड़ी से बड़े अच्छे से माँ को कवर किया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अच्छा जी, अब इसमें थोड़ा सा और इसको बताना है क्योंकि ये मैटर बहुत ज़्यादा छोटा हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इसका पीछे का जो बैकग्राउंड है, जो पीछे का बैकग्राउंड है वो कैसा है? येलोइश, ब्राउनिश, वायलेट एंड रेडिश कलर, यानी कि वेरियस कलर और शेड्स और टोन को लेकर इसके बैकग्राउंड को पिक्चराइज किया गया है नंदलाल बोस ने। ठीक है ना, कहता है आगे, इन द बैकग्राउंड ऑफ द पिक्चर द लाइट एंड द डार्क कॉम्बिनेशन ऑफ द ब्राउनिश एंड येलो कलर हैव बीन यूज्ड टू शो द स्काई व्हिच गोज टू मर्ज विद द अर्थ सरफेस लुकिंग। ठीक है, यानी कि जो पीछे का जो बैकग्राउंड है और जो आकाश का भी जो बैकग्राउंड है उसको इस तरीके से धरती और आकाश के ऐसे जोड़ा गया उन दोनों के बैकग्राउंड को कि वो एक जैसे एक दूसरे से मिले हुए जुड़े हुए, जिसे हॉरिजन बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हॉरिजन। अगर आप किसी बड़े से मैदान में सीधे खड़े हो जाए और दूर तक देखें तो एक लास्ट पॉइंट में ऐसा लगता है कि आसमान और धरती मिले हुए चिपक रखे हैं साथ में, इसे हॉरिजन बोलते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, तो इस पेंटिंग में ये सारी चीजें लिखनी है आपने। ठीक है, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। चलो ये पेंटिंग हमारी कवर हो चुकी है और देखिए कुछ अच्छा एक दो पॉइंट और बताते हैं, थोड़ा सा और कर लेते हैं इसको एलैबोरेट। ही मतलब लॉर्ड शिवा, ही इज वियरिंग नेकलेस एंड स्नेक अराउंड हिज नेक। ठीक है, जो भगवान शिव है उन्होंने अपने गले में क्या पहना हुआ है? नेकलेस, और स्नेक भी उनके गले में। ठीक है, द टॉर्सो ऑफ द लॉर्ड शिवा इज लुकिंग एट द लिटिल बल्की। ठीक है, मतलब जो उनका जो टॉर्सो, यानी जो आपने 11th पढ़ी थी मेल टॉर्सो, याद है, जिसमें इंसान का धड़ दिखाया था, यानी कि ये हिस्सा कंधे और पेट के बीच के हिस्से को टॉर्सो बोला जाता है। फोरग्राउंड ऑफ द पेंटिंग इज ब्लर्ड,
यूजिंग वायलेट, जो फोरग्राउंड है उसको ब्लर दिखाया वायलेट कलर का यूज करके, ठीक है, ब्राउनिश एंड व्हाइटिश कलर। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन है किसका, शिवा एंड सती का। क्लियर। अगली पेंटिंग जो है हमारी बंगाल स्कूल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेंटिंग का नाम है राधिका, ठीक है ना। ये और ये कई बार एग्जाम में आ चुकी है। इस पेंटिंग को मैं ज्यादा इलाबोरेट नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये पेंटिंग मैं कल के लेक्चर में, जिसको बेटा इस पेंटिंग के बारे में ज्यादा जानना है वो कल के लेक्चर में सुनना है, मैंने काफी बता रखा, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है ना, क्योंकि भाई सिलेबस में आ रहा है तो मैं कर देता हूं। राधिका, तो नेम है इसका पेंटिंग का राधिका, पेंटर है MAR चुगताई यानी मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई, मीडियम है इसका वाटर कलर ऑन पेपर, पीरियड है इसका मॉडर्न और टेक्निक है इसकी मॉडर्न टेम्परा एंड वॉश, और कहां पर है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली, ठीक है। डिटेल इसकी आपके प्रीवियस वीडियो मिल जाएगी जो हमारा लाइव लेक्चर था, प्लीज उसमें देखिएगा। क्लियर है। चलिए अगली पेंटिंग है हमारी कोर्स की मेघदूत, आपके स्क्रीन पे ये दिखाई दे रही होगी मेघदूत की पेंटिंग, जरा स्क्रीन पे ध्यान से देखिए मेघदूत की पेंटिंग। तो क्या कह रहा है, पहले इसके बारे में पढ़ लें। नेम है मेघदूत, पेंटर है राम गोपाल विजय वर्गिया, राम गोपाल विजय वर्गिया, पीरियड है इसका मॉडर्न, वाटर कलर और पेपर, टेम्परा वॉश है इसका, कलेक्शन कहाँ पे है इसमें, आर्टिस्ट पर्सनल कलेक्शन, आर्टिस्ट पर्सनल कलेक्शन, यानी जो आर्टिस्ट है उसी के पास की अपनी पर्सनल कलेक्शन है, ठीक है। तो ये पेंटिंग राजा कह रहा हूँ, राम गोपाल विजय वर्गिया द्वारा 1940 यानी 1940 में बनाई गई थी। वन ऑफ द पेंटिंग ऑफ द मेघदूत सीरीज, ये क्या मेघदूत सीरीज की उनमें से एक पेंटिंग निकाली गई है, जिसमें क्या दिखाया जाए, यक्षा और यक्षिनी व्हाइट कॉटनी क्लाउड, व्हाइट कॉटनी क्लाउड के ऊपर दोनों घूम रहे हैं, ठीक है ना, हैव बीन शोन स्क्रीन, और जो स्काई है वो ब्लू कलर के स्काई दिए, तो यक्षा और यक्षिनी हैव बीन शोन विद द रियल कलर स्कीम। यक्षाज कर्ली हेयर, यक्षा के कैसे कर्ली हेयर है, जैसे मेरे देखो कर्ली हेयर, ठीक है ना, ऐसी कर्ली हेयर है यक्षा के भी, हंसने वाली बात नहीं है, जब है तो कर्ली हेयर, तो है क्या कह रहे हो, चलो कर्ली हेयर। इयररिंग्स है मेड अप ऑफ द पर्ल, जो इयररिंग्स है वो पर्ल्स की बनी हुई है, पर्ल का ही नेकलेस है ऑन उनके थ्रोट यानी गले में। एक्सीलेंट बॉडी स्ट्रक्चर दिखा है, इतना एक्सीलेंट भी नहीं है बॉडी स्ट्रक्चर, कमजोर सा दिख रहा है यक्षा, तो चलो कोई नहीं, ये मत लिख देना, ठीक है बेटा। यक्षिणी का तो बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है, वो स्लिम ट्रिम दिख रही है, पर यक्षा तो बहुत ज़्यादा कमजोर दिख रहा है, चलो कोई नहीं, इतना डीप नहीं जाना हमने। एक्सीलेंट बॉडी स्ट्रक्चर, स्माइल ऑन फेस, फीलिंग ऑफ टेंडरनेस जो फीलिंग उनको एक टेंडरनेस मतलब एक प्यार का भाव दिखाई दे रहा है दोनों के उसमें, ठीक है। फिर क्या कहता है, स्माइल ऑन फेस ये हो चुका है, हैंड्स एंड फिंगर टेकिंग अ लोटस फ्लावर इन हिज राइट हैंड, उनके जो राइट हैंड में क्या है, लोटस है, ठीक है, किनके, यक्षा के यक्षिणी के, यक्षा के हाथ में राइट हैंड में क्या है, लोटस है। क्लोथ एम्बेलिश्ड विद द विविड शेडेड ऑफ द येलो कलर एंड देम क्लोथ द रिथमेटिक कलर फुल लाइनस, यानी कि जो कलर हैं जो क्लोथ हैं वो रिदमिक है, यानी कि कलरफुल स्टाइल में दिखाए गए हैं, ठीक है। यक्षिणी बिहाइंड द यक्षा सिटिंग स्टिकिंग बाय हिज बैक, यानी कि जो जैसे मोटरसाइकिल में बैठते हैं ना पीछे, वैसे ये क्लाउड के ऊपर बैठे हुए, यक्षा के पीछे यक्षिणी बैठे हुए, उनको उसको होल्ड कर रखा है कि कोई बाई चांस गिर ना जाए। चलिए यही दिखाया पेंटर ने, हम भी वही बता रहे हैं आपको, ठीक। या सिटिंग बिहाइंड यक्षा चेस्ट इन सच अ वे एज द टू लवर आर एम्बेरेज, और उन्होंने उनकी चेस्ट को इस तरीके से पढ़ा हुआ जैसे कि जो प्रेमी जो कपल होते हैं वो इस तरीके से इसको पकड़ते हैं, ठीक है। अ ब्यूटीफुल नेकलेस मेड अप ऑफ पर्ल इज अपेयरिंग राउंड द थ्रोट, ये पहले ही बता चुके हैं कि भाई दोनों के गले में पर्ल की अच्छी सी माला लगाई हुई है। शी इज कवरिंग पिंक कलर्ड क्लोथ एंड ब्लो द लाइन एट द वियरिंग द लस्टर येलो क्लोथ, अच्छा जो पिंक कलर के क्लोथ पहने उन्होंने, जो ऊपर का टॉप है यक्षिणी का वो पिंक कलर का है और नीचे उन्होंने येलो कलर की धोती लॉइन LOIN, ठीक है ना, वो पहना हुआ है। क्लियर है। द फीलिंग ऑफ द लव इन द आई एंड द स्माइल ऑन द लिप्स इज सीन ऑब्वियसली, मतलब उनके जो चेहरे पे, उनके जो चेहरे के भाव है वो कैसे है, प्यार के हैं, ठीक है। स्माइल है उनके चेहरे पे और होठों पे क्या है, मुस्कान है। क्लियर। आगे स्काई के बारे में बताता है, द कलर ऑफ द स्काई हैज बीन शोन ब्लू इन अपर साइड, जो ऊपर की साइड पे जो आकाश है वो कैसे दिखाया गया, बिल्कुल नीला दिखाया गया और बिल्कुल बादलों के करीब दिखाया गया। 4 white birds have been shown flying in the foreground, अच्छा जी, तो पीछे आप देखेंगे ध्यान से नीचे की तरफ तो 4 सफेद कलर की चिड़ियां भी उड़ रही है फोरग्राउंड में। दिस पिक्चर इज कंपोज विद द एक्सीलेंट कोऑर्डिनेशन ऑफ द चार्मिंग एंड प्लीजिंग ऑफ कलर्स, मतलब इस पिक्चर में एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन दिखाया है किसका,
चार्म का एंड कलर का। तो बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है मेघदूत पेंटिंग सीरीज का, ठीक है। तो अब जो हमारी है बंगाल स्कूल की, ये जो क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में इसलिए दे रहा हूं बेटा, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये आंसर हमारा रिपीट होता है, आई मीन द क्वेश्चन रिपीट होता है। और देखो क्वेश्चन पढ़ के आपको लग रहा होगा साफ, मैं दिखा दूं ब्रश चल रहा है नहीं चल रहा है, हाँ चल रहा है भाई, बिल्कुल सही चल रहा है। तो ब्रश चलाना जरूरी होता है थोड़ा, ये यार एक तो थोड़ा इसको साइड कर लिया जाए। हाँ, तो क्या कहता है, हाउ डिड द पेंटर्स एंड स्कल्पचर, ये स्कल्पचर नहीं आएगा बेटा, स्कल्पटर आएगा, ठीक ना। पेंटर एंड स्कल्पटर, स्कल्पटर मतलब होते हैं जो मूर्तिकार होता है, और स्कल्पचर होता है जो मूर्ति होती है, ठीक है ना। कंट्रीब्यूट टू द नेशनल, नेशनल की स्पेलिंग गलत है, आप ठीक कर लेना, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, हम भी इंसान हैं। नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, यानी कि जो हमारे पेंटर रहे और जो हमारे मूर्तिकार रहे, इन्होंने भारत की आज़ादी यानी नेशनल फ्रीडम में किस तरह से अपना योगदान दिया। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, साथ साथ समझते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हूबहू ऐसे लिख देना, पूरे मार्क्स मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो नीचे मेरा नाम लिख देना, एग्जाम में अपना नाम दे देगा, ठीक है। चलिए, ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं इसकी। तो क्या कहता है, एक मिनट जरा होल्ड करिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम, क्या कहता है आंसर। तो कहता है द एम ऑफ द बंगाल स्कूल वाज टू रीजनरेट द पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, पैट्रियोटिज्म का होता है देशभक्ति, ठीक है। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो, इसको बोलते हैं देश प्रेमी, ठीक है। टू रीडिस्कवर इंडियाज पास्ट, टू द रीलोकेट इंडियन कल्चरल वैल्यूज इन द फील्ड बाय द आर्ट बाय बाइकॉटिंग द फॉरेन ट्रेंड्स एंड द मीन। यानी कि जो बंगाल स्कूल के जितने भी हमारे वो रहे, जितने भी जो स्कूल के जो पेंटर्स और स्कल्पचर रहे, उन्होंने क्या किया, फॉरेन ट्रेंड्स को, यानी कि जो फॉरेन ट्रेंड्स था उसको क्या कर दिया, पूरी तरह से बाइकॉट कर दिया, और अपने इंडियन के लिए उन्होंने क्या किया, उसको रेडी किया। क्लियर है। It was the national emotion that the made Bengal school nationalistic। और इस इनके पड़ाव से, इस इनकी कोशिश से एक पूरी मुहिम चली जिसको क्या बोला गया, नेशनलिस्टिक। नेशनलिस्टिक मतलब राष्ट्रीय एकीकरण, इंटीग्रेशन। अलॉन्ग विद द आर्टिस्ट दिस स्कूल ऑल्सो इंस्पायर्ड स्कॉलर्स। अब देखिए इसको भी पकड़ते हैं, ये देखो स्कॉलर्स हो गए, पोइट्स हो गए, फॉर्मर्स हो गए, थिंकर्स हो गए, फिलोसफर हो गया, म्यूजिशियन हो गया। मैं इनको समझाता हूँ। स्कॉलर्स मतलब होते हैं जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, ठीक है। पोएट्स मतलब जो कविताएं लिखते हैं, क्योंकि कविताएं ऐसी चीजें होती है जिसको अनपढ़ गंवार भी समझ सकता है। क्योंकि गाने के, अब देखिए खुद देखिए, आपको इंग्लिश गाने अच्छे से याद हो जाते हैं, जल्दी से याद हो जाते हैं, पर अगर मैं कहूं इंग्लिश में बात करनी तो आपकी समझ जाओ, ठीक है। रिफॉर्मर्स होते हैं जो देश के उत्थान के लिए, समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं कि भाई किस तरह से। थिंकर जो महान विचारक होते हैं। फिलोसफर मतलब जो फिलोसफीज करते हैं। म्यूजिशियन तो आप जानते हैं जो गाना बजाना ये सब चीजें करते हैं, क्योंकि कहते हैं, एक किताब में मैंने पढ़ा था, भाई जिस इंसान के जहन में या जिस इंसान को म्यूजिक पसंद नहीं आता वो इंसान नहीं, जानवर है। क्योंकि जानवर भी म्यूजिक से खुश हो जाता है। देखा होगा आपने, जंगल में मोर नाचता है, क्या म्यूजिक बजता है, बारिश का म्यूजिक होता है सर वो, ठीक है, उसको समझने के लिए। नहीं तो वही होता है भैंस के आगे बीज बजाना। आप खुद समझ लो, भैंस हो या मोर हो, ठीक है। मैं ज्यादा आपको पर्सनल हार्ट नहीं कर रहा हूं, हार्ट नहीं हर्ट, सॉरी। टू ज्वाइन दी, मैं इस लाइन को हटा दूं जरा, हाँ, टू ज्वाइन द मेन स्ट्रीम ऑफ द स्ट्रगल फॉर द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। तो जब इतने सारे लोग जुड़ेंगे, कौन, स्कॉलर जुड़ेंगे, पोएट जुड़ेंगे, रिफॉर्मर्स जुड़ेंगे, थिंकर्स जुड़ेंगे, फिलोसफर जुड़ेंगे, म्यूजिशियन जुड़ेंगे, तो भाई एक अच्छी मुहिम होगी। और स्ट्रगल यानी कि भारत की आजादी के लिए जो संघर्ष होगा, एक संघर्ष ना रह के मूवमेंट हो जाएगा। और इन दिस मूवमेंट द नंदलाल बोस, अच्छा जी अब आया इनका नाम, नंदलाल बोस कॉपीड द पेंटिंग ऑफ द अजंता एंड पेंटेड हिज फेमस लाइन ड्राइंग डांडी मार्च। डांडी मार्च किसने निकाली थी, महात्मा गांधी ने, ठीक है ना। डांडी मार्च, उन्होंने पहली बार यह कोशिश की थी कि भाई हम अंग्रेजों का सामान का बहिष्कृत करेंगे, यानी अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नमक का हम क्या करेंगे। और यह कहां पर हुआ था, चंपारण में, ठीक है ना। आपने उसमें पढ़ा होगा इंग्लिश में, इंडिगो वाली चैप्टर में, कि जिसमें जो चंपारण था वहां पर दांडी मार्च यात्रा चलाया गया था। इंग्लिश का पेपर हो चुका तो आपको याद होगा, है ना, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने वहां पर दांडी मार्च चलाई थी। तो अजंता से पेंटेड की नंदलाल बोस ने। और ही ऑल्सो पेंटेड, भाई यहां ध्यान रखना, 60 पेंटिंग्स, ओ माय गॉड, 60 पेंटिंग बनाई, हैंडमेड पेपर ऑफ द हरिपुरा कांग्रेस इन द रिक्वेस्ट ऑफ द महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने कहा कि देख भाई ऐसा है। अच्छा मैं थोड़ा सा बताता हूं, पेंटिंग की लैंग्वेज कोई नहीं होती है, मैं बताता हूं। सपोज करो, ये एग्जाम्पल मैं क्लास के दौरान भी बताता हूं बच्चों को, जो मेरे लेक्चर लेते हैं फेस टू फेस, उनको पता होगा। अब सपोज करो यहां से मैं चाइना या जापान या रशिया कहीं चला गया, और मुझे हिंदी और इंग्लिश के अलावा कुछ नहीं आता, और इंग्लिश भी टूटी बूटी आती है, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं अपनी, ठीक है ना। तो तुम चले गए चाइना या रशिया। अब चाइना तो मुझे भी नहीं आती, चाइना में क्या लिखा होता है, ठीक।
तो वहां आप फ्लाइट से जैसे नीचे उतरे आपको वॉशरूम जाना था। अब वहां पर जो बोर्ड है, 2 दरवाजे हैं, वहां पर लिखा हुआ चाइना में वॉशरूम, जेंट्स का और फीमेल का दोनों, पर आपकी तो पेंट क्या कहते हैं, चाइनीज आती नहीं आपको। अब वहां पर अगर पिक्चर बनी होगी एक फीमेल की कार्टून और एक मेल का कार्टून, तो आप पहचान लोगे मेल क्या है फीमेल क्या है। तो इसलिए कहते हैं, तो महात्मा गांधी ने भी कहा भाई कम से कम ऐसी 60-70 पेंटिंग बनाओ जिससे कि हमारी आजादी की मुहिम में हमें क्या होगी, काफी हेल्पफुल होगा। तो यहां से साफ पता चलता है किस तरह से पेंटर और स्कल्पचर ने हमें फ्रीडम फाइटिंग के लिए बहुत ज्यादा प्रेरणा दी। आगे पढ़ते हैं इस लाइन से। These paintings were a feast of the paper of नहीं, these painting were the Indian art and the beautification। और इन पेंटिंग ने इंडियन आर्ट में एक चार चांद लगा दिया, ब्यूटिफिकेशन। These painting were also then notable for their economy of means, boldness, vigorous decorative qualities। मतलब इन पेंटिंग से उनकी काफी चीज, इकोनॉमी ऑफ मीन्स मतलब काफी सस्ती थी, महंगी नहीं थी। इंडियन आर्ट, ब्यूटिफिकेशन, बोल्डनेस, उसमें काफी बोल्डनेस दिखाई गई थी कि भाई किस तरीके से हमने संघर्ष किया। विगर मतलब कि बहुत अच्छे रंगों का इसमें इस्तेमाल किया गया। डेकोरेटिव क्वालिटीज इसमें दिखाएगी। थ्रू दीज पेंटिंग नंदलाल बोस कंबाइंड आर्ट विद द नेशनलिज्म मतलब होता है कि सारे देश को एक राष्ट्र में जोड़ना, राष्ट्रीयकरण करना। एंड बिकम द इंटरप्रिटेड द इंडियन कलर एंड इट्स सोल। तो इससे क्या हुआ, एक अब अच्छा मुझे एक चीज आप पर्सनली बताइएगा, ऐसा कभी होता आपको कि राष्ट्रीय गान बज रहा हो या कोई देशभक्ति का गाना बज रहा हो, आपके अंदर एक जज्बा सा दौड़ता है, होता है? अगर ऐसा होता है तो आप जिंदा हो, ऐसा नहीं होता तो बेटा अपना इलाज कराओ बस, ठीक है ना। अगर देश के प्रति आपके अंदर कोई ऐसी भावना नहीं जाग रही है तो कहीं ना कहीं कमी है आपके अंदर, ठीक करिए। तो इन पेंटिंग को देख के भी वहां के लोगों में जज्बा आ रहा था, जोश आ रहा था, ठीक है ना। तो यही चीज है। अमिंद्रनाथ पेंटेड विद द नेशनलिज्म एंड बिकम, ये हो चुका है। अमिंद्रनाथ पेंटेड मदर इंडिया, भारत माता, मदर इंडिया। तो मदर इंडिया की पेंटिंग में अभी इसमें स्क्रीन में लगा दूंगा, तब आप देखिएगा मदर इंडिया की पेंटिंग। मदर इंडिया की पेंटिंग को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगा आपके साथ, चलो देखते हैं, मिनट रुकिए। हाँ, ये है भारत माता, ठीक है, ये भारत माता की पेंटिंग है। अब इस पेंटिंग को मैं थोड़ा सा इलोबरेट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखो भारत माता के 4 हाथ दिखाए गए हैं। एक हाथ में उनके कपड़ा है कॉटन का, एक हाथ में उनके पैडी है पकी हुई, और एक हाथ में उनके स्क्रिप्ट्स हैं यानी कि वेद पुराण जिसे बोलते हैं, और एक हाथ में उनकी रुद्राक्ष की माला है, गले में उनकी भी माला है, पीछे हेलो है, और नीचे कमल के फूल हैं 3-4, ठीक है, और सैफरन कलर की उन्होंने साड़ी पहन रखी है, ठीक है। अब ये भारत माता पेंटिंग बनाई गई थी, कहते हैं ना भारत माता की जय, ये वही भारत माता है। आपने केवल उनका नाम सुना था, आज मैंने उनको दिखा भी दिया, ठीक है, थैंक्स टू मी। चलिए अब इसके बारे में हमने लिखना क्या वो समझते हैं। द ब्यूटीफुल पेंटिंग भारत माता शोन एन एडोरेबल वुमेन विद द सैफरन कलर साड़ी, यानी कि उन्होंने किस तरह की साड़ी पहनी हुई है, सैफरन कलर की साड़ी पहनी हुई है। हैविंग अ डिवाइन आई, उनकी आंखें कैसे, दैवीय आंखें हैं। भारत माता है, मां की आंख तो वैसी दैवीय होती है। द फिगर हैज 4 हैंड्स, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं, उनके 4 हाथ दिखाए गए हैं और चारों हाथों में अलग अलग एलिमेंट है। उन्होंने एलिमेंट नहीं बताया पर मैंने आपको बता दिए कौन कौन से एलिमेंट थे। एक व्हाइट कॉटन का कपड़ा था, एक पैडी थी, पैडी मतलब होता है धान वगैरह, ठीक है, और तीसरा एक स्क्रिप्ट यानी जैसे वेद पुराण होते हैं हमारे, और चौथा क्या था चौथा रुद्राक्ष की माला, ठीक है ना। तो आगे क्या कहता है इसमें, ईच हैविंग द मीनिंग बिहाइंड देम, और चारों के अलग अलग पॉइंट हैं, ठीक है ना। अगर इसको इलाबोरेट करना चाहे तो थोड़ा उसको और बढ़ा सकते हो कि जो कॉटन का कपड़ा है वो ये दर्शाता है कि हर भारत के नागरिक के पास कॉटन का कपड़ा होना चाहिए, यानी कि तन ढकने के लिए उनके पास कपड़ा होना चाहिए। उस समय जब भारत हमारा आजादी के लिए फाइट कर रहा था तो आपने देखा कि जितने भी नेता लोग होते थे, आज भी नेता हैं, प्लीज माइंड मत करेगा, जिनके पेरेंट्स नेता हैं व्हाइट में ही घूमते हैं, चाहे दिल कितने अंदर से काले हो पर कपड़े व्हाइट पहनते हैं एकदम से, ठीक है। धंधे सारे उनके काले होते हैं पर कपड़े एकदम व्हाइट होते हैं। प्लीज माइंड मत करेगा, कोई पर्सनली मत लें, मैं टीचर हूं तो सच बोलना पड़ता है, मेरी मजबूरी है, ठीक है ना। चलिए, तो व्हाइट कपड़ा समझ में आ गया। रुद्राक्ष की माला ये बताता है कि भाई हमें अपने पूजा पाठ में, आप किसी भी धर्म के से मैटर नहीं करता है, पूजा पाठ में सबको लगना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरा पैडी यानी कि धान, ठीक है ना, जैसे कनक बोलते हैं, ठीक है ना, लोग अपनी लड़कियों का नाम भी रख देते हैं इसके ऊपर कनिका, तो कनक यानी कि जो आपका धान होता है, भाई अनाज बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर चौथा आपके पास था स्क्रिप्ट, देखो पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, पर इंडिया तो पढ़ना चाह नहीं रहा। अब मौका ऐसा आ गया कि पूरा सिलेबस खत्म होने को आ रखा है और कल पेपर है, अब बच्चा आज लेक्चर सुन रहा है तो तभी तो कह रहे पढ़ेगा इंडिया और बढ़ेगा इंडिया। थैंक्स टू शास्त्री सर जो ऐसी वीडियो बना रहे हैं। कई बच्चे तो मैंने भी सुना कि अगर भारत माता भी हमारे पास है, मैंने ए भैया भारत माता, इन बच्चों को कुछ नहीं आता,
इसलिए राजशास्त्री यहाँ पर लेक्चर लेता। चलिए छोड़िए हमारे बोलिए। अब फोरमोस्ट इनके व्हाइट लोटसेस दे रखे हैं इनके नीचे पैरों की तरफ, जो एक सिंप्लिसिटी बैकग्राउंड एकदम ग्लो दिखा रखा है। तो आई होप भारत माता की पेंटिंग आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और ये इस तरीके से इस पेंटिंग ने वहाँ के जो हमारे जो भारतीय थे, हम सब भारतीय थे, उनके अंदर एक अंतर आत्मा जगाई और सब एकत्रित होकर वो फ्रीडम फाइटिंग के लिए इकट्ठा हुए, ठीक है। तो नोट्स को अच्छे से लिखना, इस पॉइंट को भी जरूर लिख देना, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारा बंगाल स्कूल भी फिनिश हो चुका है। बंगाल स्कूल का लास्ट टॉपिक रह गया था हमारा नेशनल फ्लैग का, पर मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ। क्यों? उसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वहाँ पर जाके देखिए प्लेलिस्ट में, ठीक है। बंगाल स्कूल के नेशनल फ्लैग के बारे में मैंने अच्छे समझा रखा है। 1906 का फ्लैग, 1921 का फ्लैग और 1947 यानी 1906 का, 1921 का, 1947 का। अब हम चलते हैं अपने नए टर्म की तरफ, जो है हमारा कौन सा। तो यहाँ पर हमारा बंगाल स्कूल फिनिश हो चुका है। अब हम चल रहे हैं यूनिट 4, जिसमें है द मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट। और मजे वाली बात देखिए ना, इसमें पहली पेंटिंग है हमारी रामा वैनक्विशिंग द प्राइड ऑफ ओशियन, मदर एंड चाइल्ड, हल्दी ग्राइंडर और मदर टेरेसा। और ये चारों की चारों कल मैंने ऑन लाइव लेक्चर में फिनिश कर चुका हूं, तो प्लीज़ इसका जो प्रीवियस लेक्चर है हमारा कल का वो जरूर देखना। इसमें हमारा ये यूनिट 4 भी निपट चुका है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब चलते हैं हम अपना ग्राफिक प्रिंट्स, जिसमें बच्चों को अक्सर क्या रहती है, दिक्कत रहती है। ग्राफिक प्रिंट्स ऑफ द कॉन्टेम्प्रेरी मतलब होता है आधुनिक यानी मॉडर्न इंडियन आर्टिस्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे हम अब। अच्छा, मजे वाली बात देखें बेटा, तो जो ग्राफिक प्रिंट्स है उसमें हमारा चिल्ड्रन ये हम कर चुके हैं, देवी भी हम कल वाले इसमें कर चुके हैं बेटा, ऑफ वॉल भी हम कर चुके हैं। ऑफ वॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा से ध्यान से सुनना वीडियो को, ऑफ वॉल से कई बार क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, ठीक है। मैन वुमेन एंड ट्री इतना खास नहीं है, पर फिर भी इसको एक बार आप देख लेना। मैन वुमेन ट्री के बारे में बता दूं मैं आपको। मैन वुमेन ट्री पेंटिंग है और इसका पेंटर है के लक्ष्मा गॉड। मीडियम इसका पेपर है, 1980s 90 में बनाई गई थी। पीरियड कॉन्टेम्प्रेरी यानी मॉडर्न है। टेक्निक इसका एथिंग एंड एक्वाटिंग है, एक्वाटिंट, ठीक है। तो इतनी खास नहीं है, एमसीक्यू में बनेगा तो थोड़ा सा इसका तो याद रखना। डिटेल में आज तक नहीं आई, अगर आ गई तो कोई बात नहीं, पढ़ के देना, ठीक है। फिर आता है सर हमारा स्कल्पचर में चलें, तो स्कल्पचर में आता है हमारा ट्रिम्प ऑफ लेबर, ये भी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं कल, दोबारा सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। और देखें कौन कौन सी पेंटिंग हमारी। संथल फैमिली, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर है। क्राइज अनहेड हमने डिस्कस किया था, एक बार चेक कर लेते हैं हम। क्राइज अनहेड हमने डिस्कस नहीं किया था, पर गणेशा जो लास्ट है वो हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है। 2 पेंटिंग में हमने बता रखा है, जो हमारी उसमें है सैंपल पेपर वाली सीरीज है ABC, तो B या C में मिलेगा आपको सैंपल पेपर वाली, उसमें देना। गणेशा को अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ मैंने। तो हम अब क्राइज अनहेड कर रहे हैं, और क्राइज अनहेड के बाद हमारा पूरा पेंटिंग का सिलेबस मेरी तरफ से तो कंप्लीट हो चुका है। अब आप भगवान भरोसे, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप करते नहीं हो कुछ, हम तो मेहनत कर रहे हैं, पर आप लिख के नहीं आते हो, पढ़ते नहीं हो, ठीक है। लिखने की कोशिश किया करें, पॉइंट्स में लिखा करें। एक काम मैंने कहा था आपसे, वो ऐसे ऐसे याद आ रहा है कुछ स्क्रॉल करने के लिए, PDF बनाने के लिए कहा था, आपने नहीं बनाई होगी। आपने कल मेरे लाइव लेक्चर में देखा होगा, मैंने PDF बना रखी थी पेंटिंग की, तभी मैं PDF में दिखा रहा था आपको आराम से, ठीक है। तो जब टीचर ऐसा कर सकता है तो बेटा थोड़ा सा आप भी एफर्ट करें, क्योंकि आपके एफर्ट ज्यादा जरूरी है, मेरे अकेले के एफर्ट से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो क्राइज अनहेड को समझते हैं। चलिए, तो हमारी जो पेंटिंग है आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 3 स्कल्पचर दिखाई दे रहे होंगे आपको। देखने में तो लग रहा है भैया ये आवाज़ें मार रहे हैं, अच्छा, तो पर ये चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। मैं थोड़ा इसको ड्रामेटिक वे में समझाता हूँ, ठीक है। तो ये जो स्कल्पचर है हमारा ब्रोंज का बना हुआ है, इसका नाम है क्राइज अनहेड, यानी कि ऐसी चीख जिसको कोई सुन नहीं रहा है, ऐसी चीख जिसको कोई सुन नहीं रहा है। ये क्यों बनाया पेंटर ने? इसके जो पेंटर थे कौन थे? अमरनाथ सहगल। अमरनाथ सहगल की इस पेंटिंग को पता आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, MCQ बन सकता है। अमरनाथ सहगल की इस पेंटिंग से प्रेसिडेंट इतने खुश हुए थे कि उन्होंने क्या दिया था, कोई बताएगा मुझे क्या दिया था? गोल्डन स्ट्रिप एज अ रिवार्ड, यानी कि एक सोने की स्ट्रिप रिवार्ड के रूप में थी। प्रेसिडेंट इतने खुश हुए थे कि भाई आपने इतना अच्छा स्कल्पचर बनाया। देखो मैं आपको बताता हूं, हमारे देश की जो जनसंख्या है 147 करोड़ है, 1,47 करोड़ है, ठीक है ना जी। और हमारे देश में आज भी 690 मिलियन पीपल भूखे सो जाते हैं। और हमारे देश में रोजाना 30,000 शादी होती है। कल ही अनंत अंबानी की शादी भी मुझे बुला रहे थे, पर मैं जा नहीं पाया। मैंने कहा सॉरी भाई, बच्चों का पेंटिंग का पेपर है, तो मेरे को पेंटिंग के पेपर की पूरी तैयारी करानी है। अगर मैं वहाँ शादी ब्याह में रहूँगा तो बेटा पेंटिंग की तैयारी कैसे कराऊंगा, ठीक है ना। तो देखो मेरा सेक्रीफाइस देख रहे हैं आप। तो लगभग देश में 30,000 शादियां हो जाती हैं, और उन 30,000 शादियों में से आप भी कहीं ना कहीं जाते हो।
और आप बेटा अपनी थाली में इतना भर लेते हो जितना कि 4 आदमियों का खाना होता है, ठीक है ना, और ऊपर से रसगुल्ला भी रख देते हो। उस रसगुल्ले को कैसे बचा बचा के वहां से लाते हो आप इतनी दूर तक। ये आपका एक मास्टरपीस आर्ट होता है बेटा कि इतने भरे हुए खाने में आपने कैसे बचा बचा के लाना है। फिर उसके बाद आइसक्रीम भी खानी है, थोड़ी सी खानी है, थोड़ी सी फेंक देनी है। इसका टेस्ट पसंद नहीं आएगा, 2-3 फ्लेवर तो 2-3 में से एक खाओगे, 2 फेंक दोगे। तो बेटा ये वेस्टेज नहीं करनी है। करोड़ों का खाना हमारा वेस्ट चला जाता है। इसी चीज को पेंटर ने यानी स्कल्पटर ने दिखाया है कि भैया कैसे लोग भूखे सो जाते हैं। अब इस पेंटिंग के ऊपर चलते हैं। ये तो इसकी आईनी बताई मैंने, इसका दुख और पीड़ा बताया इस पेंटिंग, इसका स्कल्पचर का। तो क्या कहता है इसमें, ये पेंटिंग जो है, सॉरी मैं बार बार पेंटिंग कह रहा हूं, जो स्कल्पचर है ये क्या है, कहता है इसमें फादर मदर एंड चाइल्ड, सेम फैमिली के तीनों बंदों को दिखाया गया। देखो फादर दिख रहे हैं, मदर दिख रही है और चाइल्ड दिख रही है। लॉन्ग फिगर हैव हॉलो डेंटेड चिक्स, उनकी लंबी फिगर है। लंबी इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल पतले से हैं, सुकड़े से, दुबले से हैं। तो दुबला इंसान बिल्कुल अलग से दिखाई देता है, पतला सा, ठीक है ना। और हॉलो चिक मतलब डेंटेड चिक है, चिक अंदर घुसे हुए। मेरी तो दाढ़ी से दिख नहीं रहे होंगे आपको चिक, पर मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, हाँ हेल्दी हूँ, ठीक है। तो कमजोर होते हैं कि ऐसे डेंटेड हो जाते हैं, अंदर से धसे हुए ऐसे गाल हो जाते हैं, ठीक है। और क्या कहता है, डिफॉर्म्ड फेस, उनके जो फेस हैं वो बिगड़े हुए हैं। हैंड रेज टुवर्ड द स्काई, वो ऐसे दुआ मांग रहे हैं भगवान से, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि भैया हमें किसी तरह से खाने के लिए कुछ दे दो। दुआ ऊपर वाले को याद किया जाता है जब मुसीबत आती है, ठीक है ना। तो यहां पर बताया गया है ओ गॉड, अब वो क्या कह रहे हैं दुआ में, क्या कह रहे हैं, ओ गॉड नो वन इज टू केयर अस इवन ऑन दिस अर्थ। कहता है कि इस धरती पे, इस पृथ्वी पे हमारी सुनने वाला, हमारी तरफ ध्यान देने वाला कोई नहीं है। हेयर एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है शोषण, ठीक है। उनका शोषण हो रहा है किसकी वजह से, करप्शन की वजह से, ठीक है। तो ये सारी चीजें दर्शाई गई है इस क्राइज अनहियर्ड में, यानी कि उनकी चीख पुकार को कोई नहीं सुन रहा है। तो इसी पेंटिंग, इसी स्कल्पचर के साथ हमारा पेंटिंग का सिलेबस कंप्लीट होता है। अच्छे खासे 5 दिनों में मैंने कई सीरीज बना रखी है, उनको अच्छे से पढ़िएगा, सुनिएगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आपसे डेफिनेटली हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।